डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैट डॉसन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर बॉस्टन का रहने वाला हूँ। लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था पढ़ने के लिए। मैंने सोचा था इस शहर में पढ़ाई करूँगा जो कि यहाँ सबसे अच्छी होती है, फिर मैं वापस अपने ही शहर चला जाऊँगा। लेकिन कुछ नशा है इस शहर में कि जो यहाँ आता है कहीं और जा नहीं पाता। सब सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और आपको इसकी आदत लग जाती है। कभी भी आप गांव से शहर जाएंगे ना, आप दोबारा गांव में जाकर मन नहीं लगा पाएंगे। शहर आपको हमेशा के लिए चिपका लेता है। भले ही इसे जिम्मेदारियां कहें, भले ही इसे शौक कहें या ज़रूरत कहें, लेकिन शहर छोड़ना असंभव हो जाता है। और मैं धीरे धीरे इस शहर में दिल लगाने लगा था। पढ़ाई के बाद मुझे अच्छा काम मिल गया और एक चीज़ जो इस शहर की मुझे पसंद नहीं आई वो थी महंगाई। जितना बड़ा शहर उतनी ज़्यादा महंगाई और काम करने के उतने ज़्यादा मौके भी। ये अच्छी बात थी, यहाँ कमाई अच्छी की जा सकती थी, लेकिन महंगाई होने के कारण आपकी जेब में डॉलर टिकते नहीं, निकल ही जाते हैं किसी न किसी तरह से। मेरी समझ में ये आ गया था कि मैं $2000 हर महीने किराए के मकान के लिए देता हूँ। ये सबसे बड़ा खर्च होता है जिससे डगमगा जाता है बजट। और इतने सालों में धीरे धीरे मैं डॉलर जोड़ता गया, बैंक बैलेंस बड़ा करता गया, क्योंकि मैं एक घर खरीदना चाहता था। यहाँ अगर आप घर खरीद लें उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। किराए के वो मकान के लिए किराया देने की ज़रूरत नहीं, वो घर तो आपका होगा। लेकिन दिमाग वाले पता है यहाँ क्या करते हैं? बड़ा घर खरीदते हैं जिसमें ज़्यादा कमरे हों और आधा घर किराए पर चढ़ा देते हैं। जितने पैसे किराए से मिलते हैं उससे गुजर बसर करते हैं, बिना काम किए आराम से ज़िंदगी बिताते हैं। और मैंने यही सोच रखा था, जो जमा पूंजी है वो घर पर लगा दी है। अब ये घर भी बहुत अच्छा वाला खरीदा था, काफ़ी सस्ते में, शहर के बीच में। अब इस घर की खासियत बताता हूँ आपको। ऊपर की जो मंजिल है वहाँ 3 कमरे हैं। अब 3 कमरों का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ बेसमेंट भी है और बेसमेंट में 3 कमरे, 2 बाथरूम, 1 किचन और बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बाहर से अलग सीढ़ियाँ। यानी आप किराए पर यहाँ किसी न किसी परिवार को दे सकते हैं और इससे $2000 मिलेंगे और $2000 से आसानी से गुजर बसर किया जा सकता है। बाकी जितना समय काम करना चाहो करो, वो जितने भी कमाई आप करोगे जोड़ोगे और अमीर हो जाओगे। अब ये ठान लिया था मैंने कि ये घर अब मैं किराए पर दूंगा, नीचे वाला हिस्सा। इस तरह पिछले 1 साल से मैं वो पोर्शन किराए पर देता आ रहा था और यहाँ कंपटीशन भी बढ़ने लगा था। कई ऐसे घर थे जहाँ बेसमेंट लोगों ने किराए पर दी हुई थी। एक मुसीबत भी थी, यहाँ चेकिंग करने के लिए कई बार सरकारी अधिकारी आते हैं और अपनी बेसमेंट को किराए पर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ सब लोग यही करते हैं, जैसे ही वो सरकारी अधिकारी यहाँ पर आते हैं सारा का सारा सामान वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है, ऊपर कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है। जब वो चेकिंग करके चले जाते हैं दोबारा नीचे रहना शुरू कर दो। हर 4 से 5 महीने बाद वो ये सब करने के लिए आते हैं। मुसीबत होती है, लेकिन पैसे भी तो ऐसे ही कमाए जाते हैं, मुसीबत को मोल लेकर। इसी के साथ मैं एक ग्रॉसरी शॉप में भी काम करता था। 8 घंटे काम करो, पैसे कमाओ और घर आ जाओ, बाकी हर महीने किराया तो मिलता रहेगा। इस तरह से गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मैं घूमने के लिए भी समय निकाल पाता था। ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। कमी थी तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की, और मैंने सोचा हुआ था किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा
जो मेरी सोच में बिल्कुल अपनी सोच मिला कर रखे। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, उसकी सोच आपके जैसी होनी चाहिए, आपसे अलग नहीं होनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। पिछले 15 से 20 दिनों से, जब से पिछले किराएदार इस बेसमेंट को छोड़कर गए हुए थे ना, कोई नया किराएदार मिल नहीं रहा था। समय थोड़ा सा खराब आ गया था, रिसेशन आधा जैसे अमेरिका पर आ गया था, इसीलिए लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। अब सबसे ज़्यादा असर रिसेशन का बड़े शहरों पर पड़ता है। लोग बड़े शहरों को अवॉइड करने लगते हैं, वहाँ आते जाते कम हैं क्योंकि नौकरियाँ कम होती हैं। शहर को छोड़कर लोग जाने लगते हैं। अगर शहर को छोड़कर लोग ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे तो जो किराए के मकान हैं वो खाली होना शुरू हो जाएंगे। इससे वो शहर थोड़ा गरीब होने लगता है, कमाई कम होने लगती है। यहाँ पर भी ऐसा ही था। कई ऐसे मकान थे जो पहले किराए पर भरे रहते थे, लाइन लगी होती थी स्टूडेंट्स की कि वहाँ कोई कमरा मिल जाए, अब वो खाली पड़े थे। हमारे इस इलाके में भी घर भले ही दूर दूर बने हुए थे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी। अब खाली खाली सा एहसास था। हर किसी ने जैसे बोर्ड लगा रखा था कि वो किराए का मकान देने को तैयार है, पूरा का पूरा पोर्शन दे रहे थे, और मैं तो बेसमेंट देना चाहता था। इसके लिए बोर्ड थोड़े ना लगा सकता था। सरकारी अधिकारियों को पता लगा तो मेरे घर को जब्त करेंगे, उठा कर ले जाएंगे मुझे पुलिस स्टेशन। इसीलिए चुपचाप रहना पड़ रहा था। 15 दिनों से मैं सोच रहा था, बड़ी आसानी से $2000 हर महीने कमाता था। अब वो कमाई घट गई। इसी के साथ नीचे वाले पोर्शन का बिल भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो नुकसान हो रहा है। काश भगवान किसी परिवार को भेज दे जो बहुत अच्छा हो और लंबे समय के लिए किराए का ये बेसमेंट ले ले। अब भगवान ने जैसे अगले दिन सुन ली। सुबह 9 बजे जब मैं घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने वाला था, सामने एक खूबसूरत सी लड़की दिखी मुझे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। बड़ा बैग उसने कंधे पर टांगा हुआ था, जैसे परेशान घूम रही हो इधर उधर। मुझे लगा इसकी मदद तो करनी ही चाहिए ना। मैं उसके करीब गया और उससे पूछने लगा, आखिर आपको कुछ मदद चाहिए? आप भटकी हुई लग रही हैं। उसने वो मैप हाथ में पकड़ा हुआ था। मुझे लगा वो कोई टूरिस्ट है, यहाँ घूमने के लिए आई है। मैंने जब उससे ये पूछा तो उसने जवाब दिया, देखिए मैं किराए के लिए मकान ढूंढ रही हूँ और यहाँ किराए का मकान कोई मिल नहीं पा रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको ढूंढती हुई आपके घर के अंदर आ जाए। उसके बाद मुझे लगा कहीं कोई बड़ा घर तो नहीं ढूंढ रही, और उसने कहा, कुछ भी मिल जाए, कोई बड़ा घर हो, छोटा घर हो, बेसमेंट हो, कुछ भी चलेगा। यहाँ कोई अच्छा साफ सुथरा घर मिल नहीं रहा। ज़्यादातर जो मकान मालिक हैं उन घरों के, वो चिड़चिड़े से हैं, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, रोक टोक बहुत करते हैं। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो घर जिसका हो वो जवान लड़का हो? आप समझ सकते हैं ना, मैं जवान हूँ, कुछ कपड़े भी छोटे कभी कभी पहनती हूँ। जो बुजुर्ग हैं वो मना करने लगते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं, तो ऐसे घर में मैं रहना नहीं चाहूँगी। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपकी उम्र का हो, यानी कि हम उम्र हो? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मैंने कहा, हाँ है तो एक जगह, लेकिन बेसमेंट है, क्या आप वहाँ रहना पसंद करोगी? उसने कहा, ठीक है, बेसमेंट है, दिखाइए मुझे, लेकर चलिए वहाँ। मैंने कहा, वो मेरे घर की ही बेसमेंट है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, अरे ये तो बहुत अच्छा है, आप रोक टोक तो नहीं करेंगे ना? मैंने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रुकूंगा, आपकी ज़िंदगी है। और देखिए ये सीढ़ियाँ बाहर की तरफ है, आप कभी भी आएंगी कभी जाएंगी, मुझे तो पता तक नहीं चलेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो बेसमेंट देखने के लिए नीचे आई। नीचे का वो हिस्सा मैं अच्छे से साफ करके रखता था। जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। और नीचे वाले उस पोर्शन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसकी मुस्कुराहट में मुझे मेरे पैसे नज़र आ रहे थे। इसके बाद हमें बात करनी थी पैसों की। मैंने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम बताया, मरी। उसे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसने कहा, ऊपर जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं, यहाँ तो प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है और आप भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं उससे डील की बात करना चाहता था। उसने मुझे पहले ही कह दिया, देखिए मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगी, मैं बस $2200 दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, आप समझ सकते हैं ना।
मेरे अंदर लड्डू फूटने शुरू हो गए। पहले जितने किराएदार थे वो 2000 दे रहे थे, अब ये 2200 देने को तैयार है तो ठीक है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से अपनी मुंडी हिलाई और हामी भर दी। और उसके बाद मैंने उसे कहा, देखिए पेपर वर्क तो करना होगा ना, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप 1 साल यहाँ रह सकती हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते चले जाएंगे जब तक आप रहना चाहेंगी। उसके बाद उसने जवाब दिया, यही तो थोड़ी सी मुसीबत है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। देखिए मैं ऐसा काम करती हूँ जहाँ मुझे घर किसी बेसमेंट में नहीं चाहिए, तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। थोड़े रूल्स हैं उस काम के, अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के मुझे यहाँ पर रहने दें तो ऐसा हो सकता है। ऐसा अमूमन होता नहीं, मैंने उससे कहा था, क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। कई घरों में जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मकान मालिक कभी भी उसे बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से तो गड़बड़ होगी ना। लेकिन वो तैयार थी तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। उसने एडवांस में $2200 दे दिए थे और मैं छलांगे लगाता हुआ ऊपर गया। अब तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसे घर इतना पसंद है, वो तो कह रही थी कि वो कई सालों तक यहाँ रहना पसंद करेगी। वो नौकरी एक अच्छी जगह पर करती है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है, तो $2200 उसे चुभेंगे भी नहीं। मैं इतना ज़्यादा खुश, और उसके बाद आज काम से छुट्टी करना चाहता था। आज तो काम पर जाने का मन ही नहीं हुआ मुझे लगा ये $200 एक्स्ट्रा मिले हैं, इसे कहीं खा पी कर उड़ा कर आता हूँ। हमारे शहर में एक मेला लगा हुआ था, मैं उस कार्निवल में घूमने के लिए गया। $200 मैं वहाँ उड़ाना चाहता था और 500 उड़ा कर आया। जब आप घूमने के लिए बाहर निकले और मन कर रहा हो कुछ ना कुछ खाना है, पीना है, घूमना है, जेब में जो होता है वो उड़ जाता है। आज भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं शाम के 7 बजे अपने घर वापस आया था और जैसे ही मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला था, नीचे से आवाज़ें आ रही थी, सामान रखने की आवाज़ें। और मुझे लगा मुझे मरी की मदद करनी चाहिए, शायद वो अपना सामान यहाँ पर लेकर आई होगी। उसने वैसे कहा था उसके पास बहुत कम सामान है, 2-3 बैग ही होंगे, बाकी नीचे बेसमेंट में मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। बेड नीचे लगे हुए थे, फ्रिज लगी हुई थी, सभी काम की चीज़ें पहले से मौजूद थी जो मैं हर किराएदार को दिया करता था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर कर नीचे गया, मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब किराए पर मैं बेसमेंट दे चुका था, अब बिना पूछे अंदर जाना सही नहीं होगा। कुछ देर में दरवाज़ा खटखटाता रहा और जब दरवाज़ा खोला, ये एक लड़का था। मैंने पूछा, आप? उसने कहा, मेरा नाम मार्क है, मैं मरी का बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही एक बार झटका सा लगा था। मुझे लगा कि मरी अकेले यहाँ पर रहेगी, तो मैं अब मरी से बात करना चाहता था। जो मार्क था वो मुझे घर के अंदर आने देना नहीं चाहता था। उसने कहा, देखो समय काफ़ी हो गया है, इस तरह तुम अंदर नहीं आ सकते, वो थोड़ी नाराज़ होगी। मैं अब उन्हें क्या कहता कि ये मेरा ही घर है, लेकिन किराए पर दे चुका हूँ, अब क्या करूँ। चुपचाप मैं ऊपर चला गया, थोड़ा बुड़बुड़ करता हुआ। जब मैं ऊपर पहुँच गया था, उसके बाद मुझे काफ़ी निराशा सी हुई थी। एक तो यहाँ मरी के साथ कोई और रहने के लिए आया, मुझे बताया नहीं गया, तो ये थोड़ा सा गुस्सा था। ऊपर से मैं सोच रहा था लड़की काफ़ी खूबसूरत है, अकेली यहाँ पर रहेगी, हो सकता है मेरी बात बन जाए। अब वो भी नहीं बनेगी, उसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है। तो दोनों तरफ से जैसे मैं थोड़ा थोड़ा जल रहा था। उसके बाद मैंने खाना बनाया, ज़्यादा सोच नहीं रहा था। 10 बजे मैं सोने के लिए जैसे ही बेड पर लेटा, नीचे से ठक ठक की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ थी जैसे कील गाड़ी जा रही हो। अब नीचे वो शायद सामान टांग रहे होंगे। ज़्यादा छेद ना करें, बस मैं यही चाहता था। और ये छेद वो जल्दी ही बंद कर देंगे ना, यानी जल्दी ही ये काम खत्म होगा, मैं सो पाऊँगा। आधे घंटे तक ठक ठक की आवाज़, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ से ये आवाज़ें आती ही रहीं और मैं चिढ़ गया। भाई ये काम करना है तो दिन के वक्त करो ना, रात के वक्त ऐसी आवाज़ें क्यों कर रहे हैं। मैं अब उनसे पूछने के लिए जा रहा था। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, भले ही वो किराएदार हैं, लेकिन इस तरह से आवाज़ें नहीं कर सकते, मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं उसके बाद सीधा घर से बाहर निकला। अब उन सीढ़ियों से उतरकर मैं वो बेसमेंट वाले दरवाजे को खटखटाने लगा था। 5 मिनट में वो दरवाज़ा खटखटाता रहा और उसके बाद मरी दरवाजे के पास आई। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि इस ड्रेस में वो सोती होगी।
अब काफ़ी छोटे कपड़े देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। वो खिलखिलाते हुए कहने लगी, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, देखिए आप काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें कर रही हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सो नहीं पाऊँगा, आप ये आवाज़ें बंद कर सकते हैं, कल सुबह करेंगे तो ठीक रहेगा। उसने कहा, अरे वो थोड़ी सी तस्वीरें थी, वो टांग रही थी मैंने कहा, आपकी मदद वो मार्क कर रहा होगा, आपका बॉयफ्रेंड? उसने कहा, हाँ वो भी नकचढ़ा सा मदद तो कर रहा है, परेशान किए जा रहा है। अब क्या करूं, इतने समय से एक कील उससे अच्छे से गाड़ी नहीं जा रही, कभी एक तरफ टेढ़ी कर देता है, कभी दूसरी तरफ टेढ़ी कर देता है। अब क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद मैं उसको कहना चाहता था कि क्या ये काम मैं करूं, आप कीलें टेढ़ी करते रहेंगे तो ज़्यादा छेद होंगे। उसने खुद कह दिया, अगर तुम हमारी मदद करना चाहो तो अंदर आ सकते हो। मैंने उसकी बात मानी, मैं घर के अंदर आ गया। जैसे ही मैंने मार्क को अपने सामने देखा, वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा था। उसने कहा, तुम अंदर कैसे आ रहे हो? नीचे से वो आवाज़ मरी की आई, मैंने बुलाया है, अब तुम तो कीलें गाड़ नहीं पा रहे, तो यही कीलें अच्छे से गाड़ेगा ना। अब मैं कील 3-4 गाड़ कर वो तस्वीरें अच्छे से टांग चुका था। मार्क शायद बियर पी के हटा था, इसीलिए उसे थोड़ा नशा था, हर बार टेढ़ी कील गाड़े जा रहा था। मैंने सही कर दी। इसके बाद मैं वापस ऊपर जाना चाहता था, मरी ने रोक लिया। वहाँ सोफे लगे हुए थे, मैं वहाँ पर बैठा। उसके बाद दोनों अपनी कहानी बताने लगे, कैसे वो कॉलेज में मिले थे। और मरी ने ये भी कह दिया, ये जो बेसमेंट है ये सिर्फ मेरी नहीं है, यानी कि ये मेरी और मार्क की दोनों की है, हम मिलकर पैसे दे रहे हैं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, लेकिन पहले आपको बताना चाहिए था। कोई बात नहीं। तब मरी ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन बेसमेंट में 2 जन तो रह सकते हैं ना, कभी भी कोई अकेला हो तो दूसरे को बुला सकता है, 2 जन यहाँ रह सकते हैं, ये रूल है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ रूल है, मैंने कौन सा मना किया है, 2 जन रह सकते हैं, जो मालिक है किसी और को अपने साथ रख सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, रूल तो यही है। अब मैं वापस ऊपर जाना चाहता था, लेकिन वो दोनों अपनी कहानी बताते गए और उस कहानी में कुछ अजीब बातें भी। अब जो मरी थी उसने मार्क को किसी और लड़की के साथ देखा था। ये 2 साल पुरानी बात मरी लेकर बैठ गई और झगड़ा करने लगी मार्क के साथ। मार्क भी जो 6 महीने पहले उसने मरी को किसी और लड़की के साथ देखा था, वो भी ये बात लेकर बैठ गया। दोनों का झगड़ा इतना बड़ा, वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगे थे, इस तरह से बाल खींच रहे जैसे एक दूसरे को पीटना चाहते हों। झापड़ों की बारिश मेरी आंखों के सामने हो रही थी और मैं असहज सा महसूस कर रहा था। रोकूं या ना रोकूं? देखने में मज़ा तो काफ़ी आ रहा था, जैसा कि दूसरों की लड़ाई देखने में आता ही है, लेकिन मैं इस घर का मकान मालिक था। मैंने रोकना चाहता था। मैंने रोकने की कोशिश की, वो थोड़ा रुकते फिर झापड़ मारने लगते। उसके बाद मुझे लगा इनके ये झापड़ देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है मुझे। अब मैं बाहर जाना चाहता था और दोनों की लड़ाई थोड़ी खत्म हुई। दोनों ने एक दूसरे के बाल खराब कर दिए थे, अपने चेहरे को ऐसा बिगाड़ लिया था, और मरी की जो लिपस्टिक थी वो एक तरफ निकल चुकी थी। 2-4 झापड़ मार्क ने उसके होंठों पर जो मारे थे। अब मैं जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर उतर रहा था, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर से पटैक पटैक की जो आवाज़ें आ रही थी, मैं समझ गया फिर से लड़ रहे हैं, झापड़ों की बारिश फिर से हो रही है। लेकिन मरी ने अब ये कह दिया है कि आधे पैसे मार्क दे रहा है, तो मालिक एक तरह से वो भी हुआ, किराएदार वो भी हुआ। अब मैं किसी एक को निकाल थोड़े ना सकता हूँ। अब मैं सीधा ऊपर आ गया। वो रात, उसके बाद आवाज़ें तो नहीं आई, लेकिन जैसे झापड़ों की कुछ आवाज़ें बीच बीच में आती रहती। दोनों कपल थे, यानी लड़ते भी होंगे, झगड़ते भी होंगे। अजीब कपल होते हैं दुनिया में, ऐसे भी होते होंगे। अगली सुबह जैसे ही मैं काम पर जा रहा था, तब मैंने देखा बाहर एक बैग पड़ा हुआ था। मुझे लगा मरी ने मार्क को यहाँ से भेजने का फैसला कर ही लिया होगा। मुझे क्या, वापस आते वक्त पूछूंगा। पूरा दिन मैंने काम पर लगाया। जब मैं वापस आया, हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खटखटाने की। मुझे लगा मरी काफ़ी ज़्यादा निराश होगी और उसे लग रहा होगा उसकी लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा हो गई। तो मैं पूरे शाम तक नीचे गया ही नहीं। रात के 9 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया। मुझे लगा मरी आई होगी कुछ सांत्वना लेने के लिए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मार्क खड़ा था और मार्क मुझे देखकर कह रहा था, मैंने उसे पैसे दे दिए, ठीक है,
अब नीचे पूरे पोर्शन के पैसे मैंने दिए हैं और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ मरी, तुम्हारा झगड़ा ज़्यादा हो गया क्या? मैं मरी को समझाऊँ? उसने कहा, समझाने की ज़रूरत नहीं है, भगा दिया मैंने उसे। बड़ा तंग किया करती थी, बहुत ज़्यादा चालू थी, छोटे कपड़े पहन कर रखती थी, भगा दिया मैंने उसे। अब नीचे मैं अकेला रहने वाला हूँ, परेशानी तो नहीं तुम्हें? मैंने कहा, नहीं परेशानी क्या होगी मुझे, ठीक है अगर तुम रहना चाहते हो। भगा दिया तुमने उसे तो ठीक ही है ना। अब रात को मैं सोच रहा था, बेचारी लड़की, बड़ी मुश्किल से उसने ये बेसमेंट खरीदी थी, मार्क को यहाँ पर लेकर आई और उसने को भगा दिया। अब कैसा है ये, लेकिन अब वो मुझसे बात करने आई ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगली सुबह जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने वाला था, काम पर जाने ही वाला था, मैंने ध्यान दिया लंबे बाल एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई। वो जैसे नीचे को सर करके बैठी हुई थी। मुझे लगा मरी वापस आ गई, शायद माफ़ी मांगने के लिए आई होगी। दोनों कपल लड़ते झगड़ते होंगे लेकिन एक हो ही जाते होंगे। मैं जल्दी से गया उसके पास, उसके कंधे पर हाथ रखा और मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, झगड़े होते ही रहते हैं, मैं मार्क को समझाता हूँ, ऐसे थोड़े ना तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, ये मरी नहीं थी। मैंने जल्दी से उससे माफ़ी मांगी, अरे माफ़ कीजिए, मुझे लगा आप मरी हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, मरी नहीं है ये, मरी भाग चुकी है, इसका नाम है एंजेला। अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, काफ़ी समय से मुझे पसंद करती थी लेकिन मैंने कभी हाँ की ही नहीं। अब मैंने इसे हाँ कर दी। मरी दूर जा चुकी है तो एंजेला अब मेरे साथ रहेगी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? यहाँ पर हम दोनों कपल बनकर रहने वाले हैं। अब एंजेला ने कहा, आधे पैसे मैं दूंगी। अब मैं वो आधे पैसे दे दूंगी इससे, मार्क को, और यहाँ मैं भी रह सकती हूँ। 2 जन रह सकते हैं ना एक घर में बिना मकान मालिक को पूछे। मैंने अपना सर खुजाया और कहा, हाँ वैसे 2 जन रह सकते हैं। उसके बाद मार्क ने मुझे आंख मारी और वो एंजेला को पकड़कर नीचे ले गया। वहाँ 2 बैग पड़े थे, वो बैग उसने नीचे रखे। शायद उसने मरी को भगा दिया, अब एंजेला के साथ रहना चाहता है। मैं काम पर बस ये सोचता रहा था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मरी ने ये घर किराए पर लिया था, उसने मार्क को बुलाया, मार्क ने मरी को भगाकर वहाँ पर एंजेला को रख लिया। जैसे ही रात को 9 बजे मैं घर के अंदर आने वाला था, नीचे मैंने देखा एंजेला को। वो एक लॉन्ग नाइट ड्रेस पहनकर बाहर इतनी ठंड में घूम रही थी और फ़ोन पर जैसे किसी से बात कर रही थी। फिर नीचे से भागकर मार्क ऊपर आया, उसे गले से लगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गया। अब मुझे लग रहा था इनसे बात तो करनी होगी क्योंकि मुझे मरी की फिक्र हो रही थी। वो कहाँ गई? कई बार ऐसे हालात में कुछ बड़ी घटना हो जाती है, उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मैं नीचे बेसमेंट के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ एंजेला निकली थी। एंजेला मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और पूछ रही थी मैं वहाँ क्यों आया हूँ। मैं अब मार्क से मिलना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था। मार्क मुझसे मिलने के लिए आया, मुझे सोफे पर बिठाया गया और उसके बाद मार्क मुझे बता रहा था कि जो मरी थी काफ़ी झगड़ालू थी, उनका झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मार्क ने कहा, मैं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करता था, देखा ना तुमने, मैं हल्के झापड़ मार रहा था, वो मुक्के मार रही थी, कितनी झगड़ालू है, हाथ उठाती है। मैं मन में हंस रहा था कि झगड़ालू तो तुम भी हो। इसके बाद दोनों अपनी अपनी कहानी बताने लगे कि वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। मार्क और एंजेला अपनी लव स्टोरी बता रहे थे जो अब जाकर परवान चढ़ी है। दोनों एक क्लास में थे, बहुत झगड़ा किया करते थे। जो एंजेला थी वो मार्क को पसंद करती थी, लेकिन मरी बीच में आ गई और मरी ने जैसे मार्क को फंसा लिया था। दोनों ये बता रहे। उसके बाद मार्क और एंजेला में झगड़ा होने लगा था। मार्क कहने लगा, थी तो तुम भी चालू ना, और लड़कों से कैसे मिला करती थी, छोटे कपड़े पहना करती थी और लड़कों के पीछे भागा करती थी। अब एंजेला मार्क के बारे में बताने लगी थी। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ा और दोनों एक दूसरे के झापड़ मारने लगे। बिल्कुल वैसा दृश्य जो मुझे कल नजर आया वैसा ही आज भी मौजूद था। मैं वहाँ बैठा दोनों की लड़ाई देख रहा था जो बढ़ती गई, झापड़ों की संख्या बढ़ती गई, दोनों के बाल खींचे जा रहे थे।
मैंने कहा ये कैसे पागलों को ये घर दे दिया मैंने, झगड़े ही करते हैं, नए कपल वो भी झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा यहाँ से मुझे ऊपर जाना चाहिए। मैं उनको विदा देकर सीधा अपने घर में आ गया। सोचे जा रहा मैं, कैसे पागल है, कल ही तो मरी को भगाया है, अब इस एंजेला से रिश्ता बनाया था और एंजेला से भी लड़ने लगा। ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। मैंने दिमाग में सोचा हुआ था मरी के बारे में पता तो करना है। कई बार ऐसे कातिल होते हैं जो लोगों को गायब कर देते हैं, आप समझ ही नहीं सकते कि वो कहाँ गए। मुझे उस रात बहुत ज़्यादा चिंता होती रही एंजेला की। कहीं एंजेला भी ये घर छोड़कर ना चली जाए। ये जो मार्क है ना, ये सही बंदा नहीं लगता। अगली सुबह उठकर सबसे पहले तो मैं एंजेला का हाल चाल पूछने के लिए गया था और मुझे मरी के बारे में भी सही से पता करना था। मैं सख्ती से बात करूंगा, मार्क को सीधा सीधा कह दूंगा कि अब ये एंजेला घर छोड़कर नहीं जानी चाहिए। जब मैं नीचे पहुंचा, मैं देख रहा था बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ था, टूटा फूटा सामान। मुझे लगा कल रात कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई होगी। जैसे ही मैंने नीचे दरवाज़ा खटखटाया, एंजेला घर के अंदर थी। मुझे कुछ खुशी हुई, इस बार एंजेला घर छोड़कर नहीं गई। जब एंजेला घर के बाहर आई, मैं उससे पूछ रहा था ये सामान बाहर क्यों पड़ा है। उसने कहा कि मार्क घर छोड़कर जा चुका है, भगा दिया मैंने उसे, अब वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जा चुका है तो मैं यहाँ पर रहूँगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं अपना सर खुजा रहा था। इसने मार्क को भगा दिया और मार्क भाग भी गया। उसने कहा कि मैंने मार्क को बाकी के आधे पैसे भी दे दिए, अब ये किराया समझो कि मैंने दिया है, मैं यहाँ पर रहूँगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। मैंने कहा मुझे क्या परेशानी हो सकती है। ये कहकर उसने वो दरवाज़ा बंद किया था और मैं काम की तरफ चल पड़ा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इस घर में चल क्या रहा है। मुझे पहले मरी की फिक्र थी, अब मार्क की फिक्र भी करनी होगी। और ये एंजेला, जिसे मैंने कभी किराए का ये घर दिया ही नहीं था, अब ये किराया मानो कि इसने दिया, अब यहाँ ये रहेगी। चल क्या रहा है यहाँ पर। मैं काम पर पूरा दिन ये सोचता रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा शाम को एक बार एंजेला से बात तो करनी ही होगी, मार्क के बारे में, मरी के बारे में जानना होगा कि अब वो किस घर में रह रहे हैं। हाल चाल पूछना मकान मालिक का काम होता है, बिना बताए गए हैं वो। इसीलिए जब मैं शाम के वक्त घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से जैसे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद वो म्यूज़िक सुन रही होगी या मार्क वापस आ गया होगा, तो मार्क से बात करता हूँ। किसी आदमी की आवाज़ अंदर से आ रही थी। मुझे लगा मार्क आ गया, चलो अच्छा है, अब मार्क से मरी के बारे में अच्छे से पता करूँगा, क्योंकि मेरे पास उनका एड्रेस तक नहीं था। कहाँ से वो आए, कहाँ चले गए, पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ देर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आनी बंद हो गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने कोई और लड़का था। मैंने पूछा आप कौन, मुझे एंजेला से बात करनी है। उसने कहा एंजेला अभी नहा रही है, मेरा नाम जॉश है, मैं एंजेला का बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर उसने मुझे सोफे पर बिठाया और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। ये चल क्या रहा है, हर कोई अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदले जा रहे हैं और इस घर में नए नए ये किराएदार आए जा रहे हैं। अभी एंजेला नहा रही थी और जॉश ने कहा मैं थोड़ा ग्रॉसरी शॉप जाना चाहता हूँ, कुछ सामान लेकर आना चाहता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से निकल पड़ा और मैं अब यहाँ रुकूं या जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ से भाग निकला था। मुझे लगा एंजेला जब नहाकर बाहर आएगी तो मैं उससे बात करूँगा, सख्ती से बात करूँगा। एंजेला कुछ समय बाद बाहर आई और उसने जो नाइट ड्रेस पहन रखी थी, कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे। एक पल के लिए मेरी आंखें नीचे झुक गई थी। उसे तो अंदाज़ा तक नहीं होगा ना कि घर में मैं हूँ। उसे लग रहा होगा उसका बॉयफ्रेंड जो नया बना है जॉश, वो यहाँ होगा, इसीलिए वो इस तरह से आधे कपड़े ही पहन कर आ गई। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और वो पीछे से कहने लगी थी अरे तुम बैठ, तुम यहाँ कब आए। मैंने कहा मैं अभी अभी आया। और क्या तुम्हारा ये नया बॉयफ्रेंड है जॉश। उसने कहा हाँ, मेरा झगड़ा मार्क के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसीलिए भगा दिया उसे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अब जॉश काफ़ी समय से मुझे पसंद कर रहा था, मैंने हामी भर दी, उसे मैं यहाँ पर लेकर आ गई। तुम्हें परेशानी तो नहीं ना, इस घर में कपल रह सकता है ना।
मैंने कहा कपल तो रह सकता है, लेकिन ये बदलते हुए कपल नहीं रह सकते। घर किराए के लिए किसने लिया था और अब कौन आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एंजेला काफी करीब आकर सोफे पर बैठ गई, मेरे कंधे पर हाथ रखा था और उसने कहा, मैं क्या करूं, अब कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना। वो काफ़ी चालू सी लग रही थी और मुझे लगा उससे दूरी बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कई चालू लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी। मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा था, ऐसी चालू लड़की के चक्करों में पड़ने वाला नहीं था। जैसे ही मैं सोफे से उठने वाला था, सामने से जॉश आ गया। जॉश दूर से चीख कर बोला, तुम? एंजेला ध्यान से, ये मैं नहीं हूं। तभी एंजेला थोड़ी घबरा गई, उसने अपनी बाजू पीछे की तरफ की। अरे अरे तुम जॉश? मुझे लगा ये जॉश है। मैंने गुस्से में मुड़कर एंजेला की तरफ देखा। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं मैट हूं। एंजेला बस आंख मारकर मुझे कह रही थी कि मुझे बचा लो, इसीलिए मैं चुप रहा। जॉश आंखें निकाल निकाल कर मुझे देख रहा था, क्योंकि उसने जितने छोटे कपड़े पहने थे, मेरे जितने करीब बैठी थी, अब उसे गड़बड़ का अंदाज़ा था। मैं शर्मिंदा होकर ऊपर की तरफ गया था। मैं जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे वाले उस बैकयार्ड में कुछ पड़ा हुआ है। सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी बोरी में कुछ रखा गया था, लेकिन मैं इतना शर्मिंदा था। गलत फहमी उनमें हो गई होगी और मेरे बारे में जॉश गलत सोच रहा होगा। मैं अंदर आकर बस सोचता रहा था। कुछ पल के लिए जब शर्मिंदगी कम हुई, फिर दिमाग में आया, पीछे सफ़ेद बोरे में क्या पड़ा है, और ये मार्क कहाँ गया, मरी कहाँ गई, ये एंजेला नए बॉयफ्रेंड को लेकर आ गई, यहाँ चल क्या रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। कुछ समय बाद तक मुझे लगता ही रहा, उस बोरी में क्या चीज़ हो सकती है, एक बार देख कर तो आऊँ। किसने वहाँ कुछ सामान फेंका है, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं। जब मैं नीचे उस बैकयार्ड में गया था, बोरी के ऊपर गांठ बांधी हुई थी एक रस्सी से। जैसे ही मैंने गांठ खोली, वहाँ एक लाश पड़ी थी, मरी की लाश। वो पूरी तरह से नीली फिरी हुई लाश थी, यहाँ बोरी में रखी हुई है। मैं घबरा गया और चीखता हुआ घर की तरफ भागा था। मैं जल्दी से मैंने 911 में कॉल की। उसके बाद पुलिस वाले 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। मैं घर के अंदर ही था, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। वहाँ पुलिस वाले जैसे 5-6 की संख्या में आए थे और घर के अंदर मुझसे पूछताछ चल रही। मैंने कह दिया पीछे लाश पड़ी है बोरी में। जैसे ही पुलिस वालों के साथ गया, बोरी में कपड़े थे, लाश नहीं। मैंने कहा यहाँ मैंने लाश देखी, मरी की, मेरी किराएदार मरी। तब पुलिस वाले मुझसे बातचीत करना चाहते थे और मुझे घर के अंदर ले आए। फिर मुझसे पूछने लगे मरी कहाँ रहती थी, कहाँ से आई थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने वो प्रूफ उनसे लिया ही नहीं था। बात कुछ ऐसे हुई थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। पुलिस वाले अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे थे। उसके बाद मैं उन्हें समझाना चाहता था तो उन्होंने मुझसे पूरी कहानी जाननी चाहिए। मैंने कहा मरी यहाँ किराए का मकान लेने के लिए आई थी, वो बेसमेंट में रहने के लिए तैयार थी। उसके बाद मार्क, उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ रहने के लिए आ गया। पुलिस वाले मेरी बात सुनते जा रहे थे। मैंने कहा मार्क ने बाद में मरी को भगा दिया और मुझे तब से गड़बड़ लग रही थी कि मार्क ने कुछ ना कुछ किया है। तब पुलिस वाले कहने लगे क्या हमें बेसमेंट जाकर मार्क को पकड़ना चाहिए? तुम्हें लगता है अगर तुमने वो लाश देखी है और शायद जो नीचे बेसमेंट में रहता है मार्क, उसने वो लाश छिपा दी हो हमें भटकाने के लिए? मैंने कहा हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन जो मार्क है ना वो नीचे भी नहीं रहता। पुलिस वाले पूछ रहे नीचे नहीं, अभी तो तुमने कहा कि ये दोनों किराए के लिए यहाँ रहने लगे थे। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन जो मार्क था उसने नई गर्लफ्रेंड यहाँ बुलाई थी एंजेला, और उसके बाद एंजेला ने मार्क को भगा दिया। अब पुलिस वाले शक की नज़र से मेरी तरफ देख रहे और वो कह रहे तो तुम्हें लगता है कि जो एंजेला है वो नीचे होगी और मार्क गायब हो चुका है, उसने शायद मरी के साथ कुछ किया होगा। क्या नीचे एंजेला अकेली है, हम उससे बात कर सकते हैं, वो सदमे में होगी? मैंने कहा नहीं वो सदमे में नहीं है, एंजेला का एक बॉयफ्रेंड जॉश जो नया बना, वो जॉश अब नीचे रहता है। पुलिस वाले हैरान हो चुके थे आखिर यहाँ चल क्या रहा है।
वो शुरू से बता रहे, यानी कि मैरी यहाँ पर आई, मार्क को लेकर आई, मार्क ने मैरी को भगा दिया, फिर मार्क ने एंजेला लड़की को यहाँ पर रखा, एंजेला ने मार्क को भगा दिया, फिर एंजेला जॉश को लेकर आई। यहाँ चल क्या रहा है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, बस मैंने मरी की लाश देखी है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कीजिए। पुलिस वाले उसके बाद बेसमेंट में गए थे, उनसे बात करके बाहर भी आए थे और फिर कह रहे थे कि हम तलाशी लेने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सपना नहीं आया, पहले तुम्हें ये प्रूव करना होगा और हम चेक करेंगे आसपास जितनी भी जगह हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे मार्क को। मैंने कहा ठीक है। वो रात पुलिस वाले वहाँ से जा चुके थे, लेकिन मुझे घबराहट हो रही। 1 बजे मैं सोया नहीं था। जैसे ही किचन में पानी लेने के लिए गया, नीले रंग का वो शरीर मरी का, आंखें खुली और वो खड़ी हुई थी स्टोव के करीब। मेरी चीख निकली और मैं घर से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं घर से बाहर भागा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मरी की प्रेत आत्मा है जो मेरे घर के किचन में है। मैं बहुत घबराया हुआ मैंने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसी मेरे साथ थे और घर में चेक कर रहे। बेसमेंट से ना एंजेला निकली थी ना जॉश निकला था। दोनों जब वहाँ पहुँचे मेरे पड़ोसी, तो वो घर की तलाशी लेने लगे। घर से कोई चीज़ नहीं निकली, बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता था ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा वो प्रेत आत्मा थी, मरी तो मर चुकी है। उन्होंने कहा पुलिस वालों को लाश नहीं मिली है, जो तुमने देखी थी वो लाश ही थी या नहीं अब तक साबित नहीं हुआ है। मैंने कहा वो ठंडी पड़ी लाश थी जो मैंने देखा, वो प्रेत आत्मा। कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं घबराया हुआ बेड पर लेटा हुआ था। अब पड़ोसियों ने मुझे समझाया था तो मैं चुप करके घर आ गया। ये प्रेत आत्मा मरी की मुझे दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। मैं घबराया हुआ था। मैं बार बार जब भी आवाज़ आती मेरे कान खड़े हो जाते। मैं इधर उधर देखने के लिए भागता। अचानक बैकयार्ड से एक आवाज़ ने मुझे परेशान सा किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा है और उसके मुंह पर हाथ रखा गया हो। मैं खिड़की के पास पहुंचा और जो मैंने पीछे देखा, आंखें खुली की खुली रह गई थी। एंजेला और जॉश, उन्होंने मार्क को पकड़ा हुआ था। जॉश ने गले में रस्सी उसके लपेटी हुई और उसका गला घोंट रहा। दूसरी तरफ एंजेला, जिसने उसकी बाजू और टांगें अच्छे से जैसे जकड़ी हुई, मेरी आंखों के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया था। गले में बड़ा सा निशान, उसके शरीर पर चोट के निशान, और एंजेला ने अपने हाथों से वो चाकू उसकी गर्दन में घोंपा था और पानी जैसे वहाँ बिखरा हुआ हर तरफ। फिर गर्दन से निकला खून जो उस बैकयार्ड के पानी में लाल रंग का घुलता जा रहा था। मेरी सांस रुक गई और मुझे लगा पुलिस को बुलाना होगा। जल्दी से मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और 15 मिनट में पुलिस वहाँ पर। मैं अपने घर के अंदर सभी लॉक लगाए थे। जब पुलिस वाले आए तब दरवाज़ा खोला। वो मुझसे पूछ रहे क्या हुआ। मैंने उनको कहा मैंने पीछे खुद अपनी आँखों से देखा। वहाँ मार्क को जॉश और एंजेला मार रहे थे, मेरी आंखों के सामने मारा, और वो मेरे साथ बैकयार्ड में गए। वहाँ पानी था लेकिन साफ। घास के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ जो बारिश के कारण था, लेकिन खून कहीं भी नहीं। वो मुझसे पूछ रहे क्या मैंने सच में देखा। मैंने कहा हाँ, ये एंजेला और जॉश ने किया है। पूछिए उससे, आंखों में आंखें मिलाकर पूछिए। मरी को भी इन्होंने मारा होगा। यकीनन ये बहुत चालाक हैं, इन्होंने सबूत मिटा दिए। ये सारी चाल एंजेला की है। एंजेला मरी से जलती होगी, तभी उसने मार्क को मरी से दूर किया, फिर मरी को मार दिया, उसके बाद मार्क को भी मार दिया। और ये सारी चाल एंजेला की है। निकालिए उन्हें बेसमेंट से बाहर, मैं पूछता हूँ। उनकी आंखों में देखिए, जवाब वो देंगे। जैसे ही पुलिस वालों ने बेसमेंट से उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेसमेंट से बाहर मार्क और मरी निकले थे। बाहर आंखें मलते हुए निकले, गुस्से में। अब क्या हुआ, बार बार परेशान किए जा रहे हैं। उन्हें देखते ही मैंने कहा ये तो मरी है, ये मार्क है। और उसके बाद पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे लेकिन तुमने तो कहा मार्क और मरी मर चुके हैं, और ये तो एंजेला और जॉश हैं, ये खुद कह रहे हैं। उन दोनों ने सर हिलाया कि हाँ मैं जॉश हूँ।
मैं एंजेला हूँ। और मैंने कहा नहीं, ये एंजेला नहीं, ये जॉश नहीं, ये तो मार्क और मरी है, मेरे पहले किराएदार। पुलिस वाले मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा, तो मरता हुआ किसे देखा? मैंने कहा मैंने इसे देखा जो जिंदा खड़ा है, मेरी आंखों के सामने इसे मारा था, जो जॉश और एंजेला थे। वो कह रहे, हम जॉश और एंजेला हैं, मैं जॉश हूँ, मैं मार्क नहीं हूँ। पुलिस वाले आधे घंटे तक ऊपर बैठे रहे थे, मुझसे पूछताछ करते रहे थे और उसके बाद वो चले गए मुझे वार्निंग देकर। मेरी टांगें कांप रही थी, ये हो क्या रहा है? मरी जिंदा कैसे है? इसकी तो प्रेत आत्मा नीले रंग की देखी थी और मैंने तो मरते हुए देखा था। जॉश, ये जॉश नहीं, ये मार्क है। मार्क, जॉश, ये हो क्या रहा है? मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। या तो ये बुरा सपना है जो मुझे आ रहा है, या यहाँ बहुत बड़ा घपला चल रहा है और पुलिस वाले अब मुझ पर यकीन नहीं करने वाले। यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगली सुबह पुलिस वाले दोबारा वहां पर पहुंच गए थे और इस बार ये नीचे किराएदार ने बुलाए थे। मार्क नीचे खड़ा था और वो कह रहा कि मैं जॉश हूं। उसने कहा कि यहाँ रहने वाली एंजेला, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो कुछ दिनों से गायब है। अब उसने कहा कि मरी, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कुछ दिनों से यहाँ से गायब है। मैंने कहा तुम्हारी नीचे गर्लफ्रेंड वो मरी है? वो मानने का नाम नहीं ले रहे और पुलिस वाले घर की तलाशी लेना चाहते थे। उनका कहना था कि ये कह रहे हैं मरी तुम्हारे साथ रहती थी तो यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद जब मेरे कमरे में पहुँचे और मेरे कमरे में जो जो मौजूद था मैं यकीन नहीं कर पा रहा। हर तरफ मैंने अपनी तस्वीरें लगा रखी थी। कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं तो किसी लड़की के साथ मैं इस तरह रोमांटिक तस्वीरें लगाया भी नहीं करता था। वहाँ तस्वीरें लगी हुई थी एंजेला के साथ, मेरी एंजेला के साथ, जो पहले नीचे एंजेला थी अब गायब है और नीचे मरी खुद को एंजेला कह रही है। ये क्या? हर तरफ तस्वीरें एंजेला के साथ थी और वो मार्क जो खुद को जॉश कह रहा था, उसका कहना था कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई किया करता था और कुछ दिनों से इसकी गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आई है, कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे थे आखिर मरी कहाँ है? वो तस्वीरें एंजेला की थी और मैंने कहा मुझे नहीं पता। पुलिस वाले अब मुझे पुलिस स्टेशन ले गए थे। अच्छे से पूछताछ की गई, कुछ पता नहीं चला, तब छोड़ा था पूरे दिन के लिए। और अब मुझे गुस्सा था। मैंने कहा एक किराएदार वाला पंगा ख़त्म करना है, ये किराएदार वाला पंगा ख़त्म करना है। मैं फंसा जा रहा हूँ। ये कैसे चालबाज है, मुझे किसी चीज़ में फंसा रहे हैं, मुझे बू आ रही है इसकी। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। कहीं ये जो एंजेला है वो मारी तो नहीं गई? कहीं मेरे नाम वो इल्ज़ाम तो मरने वाले नहीं? ये नाम बहुत उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, बड़ी साजिश है यहाँ पर। उसके बाद मैं अपने घर में बैठा रहा था और 3 घंटे इंटेरोगेशन के बाद मुझे छोड़ा गया था। अब ढूंढा जा रहा था मरी को, जो असल में एंजेला थी। और मेरे घर में तस्वीरें कहाँ से आ गई किसी को कुछ पता नहीं। मैं एक एक करके उस तस्वीर को निकाल रहा था और मुझे लगा अब ये किराएदार भगाने का समय है, हो सकता है आगे गड़बड़ बढ़ जाए। मैं सीधा बेसमेंट में गया था उनसे झगड़ने के लिए, उन्हें भगाने के लिए। जो जो मुझे दिखाया गया, मुझे फंसाने के लिए दिखाया गया, सब झूठ मुझे पता करना होगा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मार्क और मरी नीचे मुस्कुरा रहे सोफे पर बैठे, एक एक चाय की प्याली पकड़ी और मैं गुस्से में आकर कह रहा था सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, खिसको, यहाँ रह नहीं सकते तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। और मुझे ये भी बताओ एंजेला और जॉश कहाँ है? तो मुस्कुराते हुए मार्क उठा और कहने लगा मैं जॉश हूँ, मार्क थोड़े ना हूँ। और मरी मुस्कुराते हुए उठकर कहने लगी मैं एंजेला हूँ, मरी थोड़े ना हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों कौन हो। तब जो मेरी आंखों के सामने उन्होंने रूप बदला, जो मरी थी उसका चेहरा बदला और वो एंजेला बन गई, जो मार्क था उसका चेहरा बदला और वो जॉश बन गया।
वो रूप बदल सकते थे और मेरी टांगें कांप रहीं। मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए थे। जैसे ही मैं पीछे गया, पीछे वाला दरवाज़ा एक झटके में बंद कर दिया था। ये मार्क ने बंद किया था। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसका बड़ा सा शरीर, उसका कद 7 फुट हो गया था और उसका शरीर अजीब सा, जैसे काला सफ़ेद सा, किसी जानवर जैसा। बड़े बड़े दांत थे। ये दोनों पिशाच थे जो रूप बदल सकते थे और उन्होंने मुझे जैसे फंसाया था। लेकिन क्यों? इतना षड्यंत्र क्यों? उसके बाद दोनों ने मुझे पकड़ा और मेरी गर्दन में दांत गड़ाकर खून चूसा। मुझे बिल्कुल निढाल सा कर दिया था। मुझे जिंदा छोड़ा। मुझे लग रहा था ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिंदा छोड़ दिया। दरवाज़ा खोला और कहा, तुम भाग सकते हो। मुझे जिंदा क्यों छोड़ा मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं वहाँ से भागा। मैं सीधा पुलिस को फ़ोन लगा चुका था और पुलिस वाले 15 मिनट में गुस्से में पहुँचे थे और मैंने कहा, वो पिशाच है, वो पिशाच है, मेरा खून चूसा, गर्दन से मेरा खून चूसा। और उसके बाद पुलिस वाले मुझे अस्पताल लेकर गए थे और मैं जानना चाहता था क्या मार्क और मरी को पकड़ा गया। उनका कहना था नहीं, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली ही नहीं। वो अस्पताल नहीं, पागल खाना था। वहीं पर मुझे रिहैब में रखा गया और जब भी मुझसे सवाल होता वो कौन है, मेरा जवाब होता पिशाच, और वो फिर से मुझे वहीं रख देते। मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था जब तक कि मैं सच्चाई को नहीं जानता। उन्होंने कहा यह सच नहीं है। उन्होंने बताया कि मरी मेरी गर्लफ्रेंड, जिसकी तस्वीरें वहाँ मौजूद थी, वो कभी मिली ही नहीं। और मैंने कहा कि मरी एंजेला है, वो पिशाच रूप बदले थे, तस्वीरें उन्होंने लगाई। लगभग 1 साल मैं पागल खाने में रहा था और 1 साल में एक बात समझ गया, जब तक मैं मानता नहीं तब तक मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। 1 साल बाद मैंने माना। मैं पागल हो गया था, मुझे सब कुछ अलग अलग लगने लगा था। वो साधारण इंसान थे, मैं सोच रहा था वो पिशाच हैं, इसलिए मैं कहानियाँ गढ़ा करता था। हाँ, मैं कहानियाँ गढ़ता था, ये सब झूठ था। ये कहा था मैंने, तब जाकर वो सिक्योरिटी कम होनी शुरू हुई थी। 15 दिनों में मुझे पागल खाने से छुड़ा गया था। मैं दोबारा घर आना चाहता था। मुझे बाहर की कोई खबर नहीं थी। मेरा घर अभी वहाँ है और वो किराएदार क्या वहाँ मौजूद है। थर थर काँप रहा था मैं। घर जाने से पहले मैं थर थर काँप रहा था। किसी को बता भी नहीं सकता था। झूठ, हर कोई झूठ कहता उसे, और मुझे दोबारा पागल खाने में भेज दिया जाता। जब मैं उस घर में पहुंच गया था, मैं देखना चाहता था क्या उन पिशाचों का कब्जा आज भी घर पर है या नहीं। मैंने जब दरवाज़ा खोला था, अंदर सामान बिखरा हुआ था, इधर उधर पड़ा हुआ सामान, और पूरा दिन मेरा इंतज़ार। ना वहाँ मार्क आया था, ना मरी। वो किसी रूप में नहीं आए थे। उसके बाद अगली सुबह जब मैं बाहर सैर करने के लिए निकला था, तो मेरे पड़ोस वाले वो अंकल, वो मेरे साथ चलते हुए मुस्कुराते हुए बात करते जा रहे थे और मुझे उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा था, वैसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम पिशाचों पर यकीन करते हो? मैं घबरा गया। मैं हाँ करता तो फंसता, ना करता तो फंसता। मैंने जवाब ही नहीं दिया। और तब उन्होंने कहा था, तुम्हें एक राज बताना है, अगर हम किसी को बताएंगे तो बुरा फंसेंगे। वो पिशाच, वो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाया और कुछ दिनों बाद तुम्हारी बातों पर हम भी यकीन कर गए। जो तुमने पुलिस वालों को कहा था उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। हमने एक दिन देखा उन्हें, वो पिशाच थे। पास में ही अस्पताल के वो पड़े हुए खून को पीने के लिए इतने करीब रहने आए थे और तुम्हें फंसाकर पागल खाने भेजा था। वो इंसानों पर हमला करके भी खून पी सकते थे, लेकिन ऐसा करते तो पकड़े जाते। कोई बीमारी फैल रही है, गर्दन में छेद हो रहे हैं, वो पकड़े जाते। इसीलिए वो अस्पताल से चुरा कर खून पिया करते थे।
जानवरों का खून पिया करते थे, रहते इस इलाके में ही थे। तुम्हें फंसाया लेकिन हमें पता चल गया और हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था जो पिशाचों को मारते थे। उन पिशाचों को 6 महीने पहले मारा जा चुका है। तुम तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, हमें पता तक नहीं था तुम्हें किस पागलखाने में रखा गया है। वहां तुम्हें रिहाब में रखा गया और आज तुम छूट कर आए हो तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे मन को तसल्ली हुई थी जब उन्होंने ये कहा था, बहुत ज़्यादा खुश। और उसके बाद मैं बस खुशी को जाहिर करना चाहता था। और मुझे घर में जब 1 हफ्ते बाद वो डॉक्टर पूछने आए थे कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में फिर से वो किराएदार आए जो कि अचानक गायब हो गए थे 6 महीने पहले। शायद इस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। शायद इस बात से वो डर गए कि तुम कहीं अस्पताल से वापस ना जाओ, उन्हें पिशाच कहकर मार ना दो। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। क्या तुम अब भी यकीन करते हो वो वापस आएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, वो कहीं चले गए होंगे और वो पिशाच थोड़े ना थे। मैं पागल था, बेवजह उनके पीछे पड़ा हुआ था। अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा इलाज हो गया है। जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे। मैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरा कोई सामान चुरा कर नहीं गए। वहाँ वो डॉक्टर मुझसे हाथ मिलाकर गए थे कि बहुत अच्छे, आखिरकार तुम ठीक हुए। मैं भी खुश था, आखिरकार उनका अंत हुआ। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे पड़ोसी कर चुके थे। 4 दिन बाद तक मुझे बहुत खुशी रही। आखिरकार इस टेंशन को ख़त्म करके मैं साधारण ज़िंदगी दोबारा जी सकता था, पिशाचों के इस चक्कर से दूर हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैं चलते चलते हर बार की तरह रात को 10 बजे पड़ोसियों के घर के पास से गुजर रहा था, अचानक उस बेसमेंट की जो खिड़की ज़रा सी ऊपर की तरफ निकली हुई थी ना, वहाँ से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की सी आवाज़। ऐसा लग रहा था कोई मुझे बुला रहा हो। मैं जब वहाँ गया तो ये जैसे किसी बूढ़े की आवाज़ थी। ये मैं हूँ, मैं पीटर। मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता। मैंने कहा, पीटर आप नीचे क्या कर रहे हैं? आप ऊपर आइए, बात करते हैं। उन्होंने कहा, मैं ऊपर नहीं आ सकता, मुझे कैद करके रखा है। वो पिशाच तो तुम बताया करते थे वो सच है। उन्होंने हमें कैद करके रखा है, खाना खाने को देते हैं, हमारा रूप बनाकर ऊपर रहते हैं। वो यही है। तुम पुलिस को बुलाओ, हमें बाहर निकालो। मैं घबरा गया था, मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं आगे की तरफ भागा तो वो पीटर ऊपर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुस्कुराकर मैं भी आगे निकल गया। ये वो पीटर थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मार दिया उन पिशाचों को। लेकिन बेसमेंट से आ रही वो आवाज़, वो कह रहा था, मैं पीटर हूँ और ऊपर जो हैं वो पिशाच हैं। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। कहीं मुझे दोबारा फंसाया तो नहीं जा रहा। मैं पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकता। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मुझे दोबारा पागल खाने भेज दिया जाएगा। और पिशाचों को कैसे मारना है मैं नहीं जानता। मुसीबत मुझसे दूर हुई है या नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी मदद कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए? पिशाचों का ये चक्रव्यूह तोड़ा नहीं जा सकता।